हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 11 हमारा है त्रिविमीय ज्यामिति। अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति इंग्लिश में इसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोला जाता है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये चैप्टर क्या है, ये 3 डायमेंशनल क्या होता है और अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या था। जब हम लोग पढ़ते हैं साधारण ज्यामिति जो 9th-10th में हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद में जो निर्देशांक ज्यामिति भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमारा एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। और कहीं पे हम लोग जो है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन मूल बिंदु मान लेते हैं। और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक अक्ष हो गया और ये एक्स ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया। तो आप जब किसी वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं या त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, वृत्त के बारे में या त्रिभुज के बारे में या इसका कोई गुण पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा 2D ज्योमेट्री में आता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 विमीय ज्यामिति। ठीक है। अब विमा का मतलब क्या होता है? जो विमा होता है, विमा का मतलब होता है माप। तो जैसे अब बोला जाए कि 2D ज्योमेट्री है, तो जो 2D ज्योमेट्री होता है इसमें हमारा जो माप होगी उसमें 2 माप होगा। और 3D ज्योमेट्री जब हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे तो इसमें 3 माप होगा। आप ये त्रिभुज देखते हैं, ये त्रिभुज हमारा जो है इस कागज के तल में बन जाता है, यानी यह वृत्त होता है ये भी कागज के तल में बन जाता है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती। लेकिन अगर आपको एक गोले की बात करी जाए, स्फेयर की बात करी जाए, गेंद जिससे आप खेलते हैं, तो वो उसके लिए आप जो है कागज के तल में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें जो है लंबाई, इसमें क्या है, लंबाई है, कुछ लंबाई है और चौड़ाई है। तो 2 विमा हो गया, एक इस डायरेक्शन की विमा और इस डायरेक्शन की विमा। लेकिन जो हमारा गेंद होता है उसमें 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 विमाएँ। तो हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं ये एक्चुअल में हमारा 3 विमीय ज्यामिति है कि किसी भी चीज़ को बताने के लिए 3 विमा की ज़रूरत पड़ती है, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई या मोटाई आप बोले। तो इसमें हम लोग ये बिंदु बिंदु से मिलके बने होते हैं और ये एक तल में आ जाते हैं और उस बिंदु की जो है मोटाई नहीं रहती, इसीलिए ये हमारा 2 विमीय ज्यामिति बोला जाता है। और निर्देशांक ज्यामिति भी जब हम लोग पढ़ते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक 1, 2 है, कोई बिंदु Q है, इसके निर्देशांक 3, 4 और ये सब हम लोग जो पढ़ते रहते हैं, ये हमारा 2 विमीय ज्यामिति होता है। 2 विमाएँ केवल होती है। देखिए ये हमारा कागज़ के तल में आ जाता है, यानी लंबाई हो चौड़ाई हो, तो ये हमारा कागज़ के तल में आ जाएगा। तो 2 विमीय ज्यामिति को हम लोग एक्स और वाई अक्षों की हेल्प से हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्स और वाई अक्षों की हेल्प से हम लोग 2 विमीय ज्यामिति पढ़ लेते हैं। लेकिन जब 3 विमीय ज्यामिति होगा, यानी 3 विमाएँ बतानी होगी, तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे आपने 2 बताया है कि 1, 2 है। इसका मतलब इस बिंदु P तक पहुँचने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलना पड़ेगा और वाई अक्ष के अनुदिश 2 यूनिट चलना पड़ेगा, यानी 2 माप ही आपने बताया और आपको पॉइंट मिल गया। इसीलिए ये 2 विमीय ज्यामिति है। तो रियल लाइफ में हम लोगों के पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब 3D है, 3 विमीय है, 3 विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आप जैसे बहुत चादर की बहुत पतली सीट खरीद रहे हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसकी मोटाई भी होती है, लेकिन मोटाई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है। बिना मोटाई के वो हो नहीं पाएगा।
तो अपनी जो दुनिया है, ये हमारी जो जिस दुनिया भगवान ने या प्रकृति ने जो दुनिया बनाई है हमारी, ये 3 विमीय है, 3 विमाएँ होती हैं, 2 विमा की चीज़ें नहीं होती। तो ये ज्योमेट्री वगैरह ये हम लोग जो पढ़ते हैं, इसमें हम लोग मानते हैं कि ये बिंदु से मिलके बना है और बिंदु की कोई मोटाई नहीं है, इसीलिए ये 2D ज्योमेट्री में हो गया। तो 3D ज्योमेट्री में किसी भी चीज़ को बताने के लिए हमें 3 परस्पर लंबवत अक्षों की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा बहुत आप जो है अवेयर होंगे, अगर नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमें 3 परस्पर लंबवत अक्षों की ज़रूरत होती है, एक्स वाई जेड, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है। तो 3D दुनिया में कोई भी बिंदु आपका है, यानी अगर आपका ये कोई बिंदु आपका कागज़ के तल में यहाँ पे है, तो इसको बताने के लिए आपको केवल x अक्ष और y अक्ष आपने 2 परस्पर लंबवत अक्षों को खींच दिया और इसके हिसाब से आप इसका निर्देशांक बता दें, तो ये पॉइंट आपका जो है क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, तो पॉइंट P जो है x, y हो गया। लेकिन ये पॉइंट कागज़ के तल में ना होके अगर आपका 3 डायमेंशनल जो है उस जो है इस टाइप का, तो उसको 3 विमाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो जो निर्देशांक होते हैं हमारा, 3 निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड, और 3 अक्षों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा हो गया 3D ज्योमेट्री क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है। तो D डायमेंशन का मतलब माप होता है। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे ये 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, 3 विमीय ज्यामिति, और इसमें 3 अक्ष होंगे परस्पर लंबवत अक्ष एक्स वाई जेड, और इसमें 3 निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए 3 निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ती है। तो त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोग जो है वेक्टर का यूज करेंगे। वेक्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है सदिश अपना, तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन, आपने 3 डायमेंशन में जो है इसको अपना अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। रेखा के दिक् कोसाइन रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिक् कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। दिक् अनुपात को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। तो सबसे पहले हम लोग जो है दिक् कोसाइन पढ़ेंगे। पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, दिक् कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। दिक् कोसाइन, तो त्रिविमीय ज्यामिति में हमारा एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों एक दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब दो अक्ष ये तो हम लोगों ने कागज के तल में बना दिया, ये वाई अक्ष हम लोग मानते हैं, ये जेड अक्ष, और एक एक्स अक्ष जो है हम लोगों को मानना पड़ेगा कि ये कागज के तल में नहीं है, लेकिन हमको बनाने के लिए जो है ये कागज में दिखाने के लिए इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर देखें तो आपका ये है ये,
और ये जो आपका एक्स अक्ष जो दिख रहा है ये आपका ये ऊपर की तरफ है, लेकिन कागज़ में बनाने से ये लगता है कि ये इनके बीच का एंगल 90 दिखता नहीं, लेकिन असल में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये ऊपर जेड एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ये है। तो दिक् कोसाइन सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे किसी भी रेखा की। तो कोई भी रेखा आपका जो है 3D दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, कोई भी है रेखा, तो रेखा कहीं पे भी हो सकती है। यह हमारा होता है मूल बिंदु O, जिसका निर्देशांक 0,0,0 होता है। तो कोई भी रेखा कहीं पे है आपकी, मान लेते हैं जैसे ये हमारा कोई लाइन है L, ठीक। तो रेखा जो है दोनों तरफ अनंत की तरफ जाती है, ठीक है, दोनों तरफ अनंत की तरफ जाती है। तो इस रेखा का दिक् कोसाइन निकालने के लिए, दिक् कोसाइन जो हमारा परिभाषित है, एक्स वाई जेड अक्षों के साथ कोई भी रेखा एक्स अक्षों के साथ, वाई अक्षों के साथ और जेड अक्षों के साथ जितना कोण बनाई है, उस कोण के कॉस की वैल्यू, यानी अगर अल्फा बीटा गामा ये लाइन हमारा एक्स अक्ष के धनात्मक, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बनाई है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारा इस रेखा के दिक् कोसाइन कहलाएंगे। तो एक लाइन पहले, एक पॉइंट में लिख देता हूं पहले। तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब इस रेखा का दिक् कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा के समांतर, इस रेखा ये जो हमारा होगा मूल बिंदु से पास होने वाला, हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा के समांतर मूल बिंदु से पास होने वाली एक रेखा हम लोग खींचेंगे। तो L हमारा, जिसका जो है दिक् कोसाइन निकालना है, मूल बिंदु से पास होने वाली, हम लोगों ने इसी के समांतर जो है एक रेखा खींचा, समांतर जो मूल बिंदु से होके जा रही है। और ये रेखा हमारा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ, जो मानते हैं एक्स अक्ष के साथ ये हमारा जो कोण बना रहा है, ये रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा बना रहा है और वाई अक्ष के साथ ये बीटा बना रही है और जेड अक्ष के साथ गामा बना रही है। और चूंकि इसकी दो दिशाएं होती है, तो हमको जो दो डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, एक एंगल अल्फा बनाएगा और एक एंगल हमारा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइनों के बीच का एंगल हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या लेंगे, ये जो अल्फा एंगल है यही मानेंगे, यानी इसके अनुदिश एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो किसी रेखा का दिक् कोसाइन निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस रेखा के समांतर आप मूल बिंदु से पास होने वाली एक रेखा खींचेंगे और वो उसके अनुदिश एक वेक्टर आपको लेना पड़ेगा। वो क्रमशः धनात्मक अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारे क्या होते हैं, दिक् कोसाइन कहलाते हैं। तो इसमें एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि पहले डिफिनेशन लिखते हैं कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा। अब यहाँ पे सदिश का मतलब आपको एक दिशा निर्धारित करना पड़ेगा, नहीं तो एक एंगल आपका अल्फा आएगा तो अगला एंगल आपका पाई माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि एक्चुअली जो है दो लाइन जब हो जाएंगे तो दो एंगल बनता है दो लाइन के बीच में। जब आपने वेक्टर फिक्स कर दिया तो वेक्टर अगर एक डिसाइड कर लिया तो अल्फा ही आएगा। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा एल द्वारा एक्स वाई और जेड अक्षों, एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा बनाए गए कोण दिक् कोण कहलाते हैं।
दिक् कोण कहलाते हैं, और इन कोणों की कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है कास, जो कास हम लोग कहते हैं वो कास कोसाइन उसका इंग्लिश वर्ड है कोसाइन, यानी कि उन कोणों का कॉस, कोसाइन यानी कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, रेखा एल के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। दिक् कोसाइन कहलाती है। तो सिंपल सा ये डिफिनीशन है, हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में, लेकिन अगर फिर से रिवाइज हो रहा है कि दिक् कोसाइन क्या होता है। अगर आप किसी भी रेखा का दिक् कोसाइन निकालेंगे, रेखा के लिए जिसकी दोनों दिशाएं होती है, तो इसके एक एंगल अल्फा बीटा गामा बनेगा और एक एंगल बनेगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। तो रेखा के हमारे जो है किसी भी रेखा के दो दिक् कोसाइन होते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग सदिश ले लें, रेखा को सदिश ले लें, एक ही दिशा में मान लें, तो ये अल्फा बीटा गामा दिक् कोण हो जाएंगे और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारे दिक् कोसाइन होंगे। तो आपको किसी रेखा को सदिश बनाना पड़ेगा एक जो है फिक्स दिक् कोसाइन निकालने के लिए, क्योंकि किसी भी रेखा के दो दिक् कोसाइन हो सकते हैं। और ये मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ अगर अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारा रेखा एल की दिक् कोसाइन कहलाते हैं। अब इसमें हम केवल एक पॉइंट और लिखेंगे कि अगर रेखा जो है मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके समांतर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालते हैं, और दो समांतर रेखाओं की दिक् कोसाइन समान होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा। समझने के लिए थोड़ा भूमिका आपका बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे तभी समझ में आएगा, बाकी रट के जो है ये चैप्टर आप नहीं कर सकते। तो इसमें एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि अगर रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए उस रेखा के समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा खींचते हैं, जिसका दिक् कोसाइन पहले वाली रेखा के बराबर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। तो पहले हम लोग अभी दिक् कोसाइन पर आए हैं। तो किसी भी अगर रेखा की बात करी जाए, रेखा में दो दिशाएं होती हैं, तो उनके दिक् कोसाइन के दो सेट मिलेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और एक हमारा हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा। लेकिन अगर आपको एक सिंगल सेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, सदिश ले लेंगे उसी के अनुदिश, और ये अल्फा बीटा गामा यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारा जो है यूनिक रूप से उस रेखा का दिक् कोसाइन हो जाएगा। तो दिक् कोसाइन सीधा सीधा क्या होता है, कोई भी आपका सदिश एक्स अक्ष की धनात्मक और वाई अक्ष की धनात्मक और जेड अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ जो एंगल अल्फा बीटा गामा बनाता है, उसी के कोसाइन का मान कॉस का मान यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारा जो है क्या दिक् कोसाइन कहलाता है। ये सिंपल सा पॉइंट हो गया। और अगर रेखा आपका मूल बिंदु से होके नहीं जा रही है, तो उस रेखा के समांतर आप मूल बिंदु से जाने वाली रेखा खींचेंगे और उसका दिक् कोसाइन वही होगा जो पहले वाली रेखा का होता है। यानी इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ये हमको मिला
कि समांतर रेखाओं के दिक् कोसाइन समान होते हैं, क्योंकि एंगल नहीं बदलता। समांतर खींचने से आप जो है, ये पहला पॉइंट हो गया, समांतर रेखाओं के दिक् कोसाइन समान होते हैं। तो अभी हम लोग केवल दिक् कोसाइन की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग दिक् कोसाइन की जो है वैल्यू निकालना चाहते हैं। कोई बिंदु हमारा अंतरिक्ष में, कोई बिंदु हमारा जो है बिंदु P है, जिसका निर्देशांक x, y, z है, और इसको मूल बिंदु से यहाँ हमने मिला दिया। तो ये सदिश हमारा बन गया OP। बिंदु P का निर्देशांक x, y, z है, यानी बिंदु P तक पहुँचने के लिए आपको x अक्ष के जो है के अनुदिश x यूनिट चलना पड़ेगा, y अक्ष के अनुदिश y यूनिट और z अक्ष के अनुदिश z यूनिट चलना पड़ेगा। और ये हमारा मूल बिंदु है। अब ये x अक्ष के साथ जो है अल्फा एंगल बना रहा है, y अक्ष के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और z अक्ष के साथ गामा एंगल आपका बना रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू हमको निकालनी है। सिंपल सी बात है इसमें। देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया, और ये हमारा z अक्ष हो गया, और ये हमारा x अक्ष हो गया। अब हमारा ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है जिसको ओरिजिन से हमको मिलाया, ये P बिंदु है हमारा, और x अक्ष के साथ ये कोण जो बना रहा है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये बिंदु हमारा P है ओरिजिन से, ये हमारा x, ये y अक्ष, ये z अक्ष, और ये अब हमको निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बिंदु P से जो है ये x अक्ष पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहाँ से बिंदु P से x अक्ष पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये कुछ आपका इस टाइप का दिखेगा। ये चलिए x अक्ष पे परपेंडिकुलर न डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं y अक्ष पे डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से एक निकालना है। तो यहाँ से क्योंकि आपको ये जो y अक्ष पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका दिख रहा है, तो y अक्ष पे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से हम लोगों ने। अच्छा, बिंदु P से आप बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं, इसका मतलब ही यही होता है कि आप जो है ये हमारा x अक्ष हो गया, बिंदु P से आप, इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर जिस बिंदु पे मिलेगा ये निर्देशांक हमारा हो जाएगा y। इसका मतलब कि y अक्ष में आपको कितना चलना पड़ा है उस बिंदु पर पहुँचने के लिए y, और वो कैसे मिलता है हमको, बिंदु P से जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। देखिए जैसे दो विमीय ज्यामिति में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट P जिसका निर्देशांक x, y है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, तो आप इसका x निर्देशांक कहाँ से निकालते थे, x, यहाँ से x अक्ष पे आप लंब ड्रा कर दीजिए, जिस पॉइंट से मिले ये ओरिजिन से जो दूरी होती थी आपका x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से आपने y अक्ष पे दूरी परपेंडिकुलर ड्रा किया, और जिस पॉइंट पे मिला ओरिजिन से वो दूरी आपका y कोऑर्डिनेट। तो y अक्ष पे हमने जब ड्रा किया तो ये जो दूरी हो गया ये हमारा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट y हो गया। हमको कॉस बीटा चाहिए। अब समकोण त्रिभुज OP
OPL में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OPL में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और थीटा के सामने वाला ये लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा यानी 90 के सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी y, आधार हमारा y है और कर्ण हमारा क्या है, OP। ठीक, अब इसी हिसाब से जब हम लोग x एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो हमारा बनेगा cos अल्फा इक्वल टू यहाँ आएगा x अपान OP, और जो cos गामा हमारा होगा वो z कोऑर्डिनेट जो होगा z अपान OP। आप इसको OP बोलें या इसको आप R वेक्टर भी ये R भी बोल सकते हैं, OP बराबर हम लोग R भी लिखते हैं। तो ये हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन आ गया cos अल्फा, जो ये हमारा क्या होता है x बाई ये हमारा पूरा लेंथ अगर r है तो x बाई r, और cos बीटा हमारा क्या होता है y कोऑर्डिनेट बटा उस वेक्टर का लेंथ, और cos गामा हमारा क्या होता है z बटा r। तो एक ये समझ में आपको आ गया कि cos बीटा बराबर y बाई r, तो ऐसे ही आपको x वाला भी सिंपल सा समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज़बरदस्ती बताएंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये ऊपर आपका, और ये बिंदु P है। यहाँ से हम लोगों ने ये एंगल आप देखिए जो इसके साथ बना रहा है, ये ब्लैक वाला इस मार्कर के साथ, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, और यहाँ बिंदु P से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक ट्रायंगल हमको ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से आप जब बिंदु P से x अक्ष पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको एक ट्रायंगल जो है ये देखिए एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये एंगल आपका अल्फ़ा है और ये x एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर मिलेगा ये डिस्टेंस आपका x होगा। तो ये आपका जो है फिगर यहाँ पे जैसे बना दे रहे हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका OP हो गया, OP, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये एंगल आपका जो है OP, और ये x एक्सिस है, x एक्सिस के बीच का एंगल अल्फ़ा है, और ये दूरी r है। तो यहाँ से cos अल्फ़ा अगर आप निकालें तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या होगा, ये x अक्ष पे जहाँ पे परपेंडिकुलर मिलेगा वो दूरी x होगी, और कर्ण हमारा r है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। cos अल्फ़ा इक्वल टू x अपान r, cos बीटा इक्वल टू y अपान r, cos गामा इक्वल टू z अपान r। और हम लोग cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा जो दिक कोसाइन है उसको L, M और N से भी लिखते हैं, L, M, N से भी लिखते हैं। और हम लोग जानते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हो तो जो OP लेंथ होगा r बराबर क्या होगा आपका r अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला ये आपको पता ही होगा कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y हैं तो और 0, 0 से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीधा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू हमारी एक्चुअली क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो r स्क्वायर, r इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब एक काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, cos अल्फ़ा की वैल्यू 1, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3, पहले समीकरण का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर अल्फ़ा
बाएं बाएं पक्ष को जोड़ रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और इधर बायां पक्ष जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर गामा, और इधर दायां पक्ष जोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, हर बराबर है तो ये जुड़ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी जो दिक कोसाइन के वर्गों के का योग जो होता है ये 1 के बराबर होता है। इसको आप ऐसे लिखें, या हम लोग कॉस अल्फ़ा को L से लिखते हैं तो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसका प्रूविंग हम लोगों ने देख लिया। रेखा के दिक कोसाइन के वर्गों का जो योग होता है वो 1 होता है। L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे ये हम लोगों ने ये देखा कि आप एक्स अक्ष पे पॉइंट P से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट x होगा, x में लेंथ x होगा और ये एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा एक्स बाई आर, ऐसे कॉस यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जेड वाला भी बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने देख लिया दिक कोसाइन, और दिक कोसाइन में क्या संबंध होता है L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या देखा कि जो दिक कोसाइन x बाई आर होता है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि कॉस अल्फ़ा बराबर x बाई आर, कॉस बीटा बराबर y बाई आर, कॉस गामा बराबर z बाई आर। इसको हम लोग L M N से भी लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि L इक्वल टू एक्स बाई आर, M इक्वल टू वाई बाई आर एंड N इक्वल टू जेड बाई आर। यहाँ से आप तिरछा गुणा अगर करें तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा L इंटू आर, वाई इक्वल टू M इंटू आर एंड z इक्वल टू N इंटू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जहाँ L M N, जहाँ L M और N रेखा की या सदिश ही बोल लीजिए, सदिश की दिक कोसाइन है, इससे हमको क्या पता चला कि अगर आपको किसी भी वेक्टर का आपको लेंथ पता है r और उसके दिक कोसाइन की वैल्यू पता है तो आप उसका निर्देशांक x इक्वल्स टू एल आर प्लस x इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, जेड इक्वल टू एन आर ये फाइंड कर लेते हैं। इसी में थोड़ा सा देखिए कि हमारा जो पॉइंट P था उसका निर्देशांक ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। पॉइंट P का निर्देशांक हम लोगों को जो था वो x कामा y कामा z था। तो ये जो OP वेक्टर है जिसको हम लोगों ने R लिखा है, R को अगर वेक्टर रूप में लिखें OP वेक्टर को, तो हम लोगों को पता है कि OP वेक्टर को अगर आप लिखें तो x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप लिख सकते हैं। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x कामा y कामा z हो तो उसका बिंदु O यानी ओरिजिन के सापेक्ष जो स्थित सदिश OP होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो इसी वेक्टर OP को हम लोग इसके पदों में लिख सकते हैं OP इक्वल टू वेक्टर OP, या R इक्वल टू x की जगह पे हम लोग क्या लिख दें L इंटू R i कैप प्लस M इंटू R जे कैप प्लस N इंटू आर के कैप। और ये OP वेक्टर या वेक्टर हमारा R, इसको बोलें वेक्टर R,
या ओ पी वेक्टर आर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा आर है, तो आर जो है कॉमन आ गया, ये एल इंटू आई प्लस एम इंटू जे प्लस एन इंटू के, और आर वेक्टर में हम लोग आर वेक्टर में आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आर इधर चला गया, तो एल इंटू आई कैप प्लस एम इंटू जे कैप प्लस एन इंटू के कैप, और वेक्टर आर बटा आर ये हमारा क्या हो गया, आर कैप वेक्टर यानी एकांक वेक्टर हमारा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब इसका मजमून समझिए, ये हमारा क्या है, वेक्टर आर की दिशा में जो है हम लोगों ने एकांक वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन कोसाइन के पदों में लिख दिया, क्योंकि हमारा जो पॉइंट P था एक्स वाई जेड इसका निर्देशांक था, और जो ये वेक्टर R इसको हम लोग माने तो वेक्टर R हमारा क्या होगा, OP वेक्टर लिखें या वेक्टर R एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और R का जो मैग्नीट्यूड है ये हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग दिखे हैं L इंटू आर, और L M N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, और R उसका मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। यानी अब यहाँ से हमको ये पता चला कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको दिक् कोसाइन पता है तो उस वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। एकांक वेक्टर क्या होगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये हमारा हो गया, इसको क्या ये क्या कहेंगे कि किसी सदिश इसके चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, हेडिंग ही डाल लेते हैं इसको कि किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश, किसी सदिश आर की दिशा में एकांक सदिश दिक् कोसाइन के पदों में लिखना। एकांक सदिश को हम लोग किसके पदों में लिखेंगे, रहेंगे दिक् कोसाइन के पदों में, दिक् कोसाइन के पदों में, जहाँ एल एम एन दिक् कोसाइन है। तो ये इसको समझना क्या है कि कोई सदिश R है उसकी दिशा में आपको एकांक सदिश लिखना है और उस सदिश की दिक् कोसाइन दी हुई है। यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी सदिश की दिक् कोसाइन एल एम एन हो तो उस सदिश की दिशा में, एकांक सदिश हम लोगों ने क्या लिखा है, L इंटू आई कैप प्लस M इंटू जे कैप प्लस N इंटू के कैप होती है। तो ये हम लोगों का दिक् कोसाइन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया कि दिक् कोसाइन क्या होता है, पूरा हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन कर लिया। तो पूरा फिर से रिवाइज करा देते हैं आपका कि अभी हम लोग केवल दिक् कोसाइन ही देखेंगे, दिक् अनुपात बाद में देखें। दिक् कोसाइन क्या होता है, कोई भी रेखा जो है धनात्मक x अक्षों के साथ जो है, x अक्षों y अक्षों और z अक्षों के साथ जो है जो कोण बनाती है उसके कोसाइन का मान, कॉस का मान हमारा वही दिक् कोसाइन कहलाता है। तो रेखा हमारा x अक्षों के साथ दो कोण बनाएगी, एक अगर अल्फा बना रहा है तो अगला पाई माइनस अल्फा, इसीलिए हम लोग वेक्टर ले लेते हैं। तो वेक्टर जो है एक ही कोण बनाएगा, अल्फा बीटा गामा।
और अगर आपका कोई रेखा जो मूल बिंदु से नहीं जा रहा है तो उसको मूल बिंदु के समांतर, उसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो मूल बिंदु से जाएगी और उस सदिश का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन उस सदिश का, उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो एक्स वाई जेड अक्ष यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। एक्स वाई जेड अक्ष, कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y, z है, x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा, z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। तो हम लोगों ने बिंदु P से y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये जो दूरी होगी ओरिजिन से ये y होगी और ये एंगल बीटा है, तो cos बीटा बराबर cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो y बाई आर। तो cos अल्फा हमारा होता है x बाई आर, cos बीटा y बाई आर, cos गामा z बाई आर, और r हमारा क्या है, ये जो OP सदिश है उसका लेंथ है। यहाँ से हम लोग अगर इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2 मान लें, समीकरण 3 मान लें और इनको वर्ग करके जोड़ दें, तो बायां पक्ष जोड़ेंगे इसका cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, दायां पक्ष x स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और एक्स वाई जेड है तो OP से लेंथ हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हर बराबर है, जोड़ ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर है तो ये कट के 1 हो गया, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। किसी भी रेखा के दिक् कोसाइन के वर्गों का योग या किसी सदिश के दिक् कोसाइन के वर्गों का योग का मान 1 होता है। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखना चाहते हैं कि ये L हमारा है x बाई आर, M हमारा y बाई आर, N हमारा z बाई आर है, तो x इक्वल टू तिरछा गुणा करें L आर, y बराबर M आर, z बराबर N आर। तो यानी अगर किसी बिंदु P का निर्देशांक आपका x, y, z हो तो जो OP वेक्टर होगा r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप होगा। तो x की जगह पे आप L आर, y की जगह पे M आर, इसकी जगह पे N आर रखें तो हमारा r वेक्टर हो गया L आर i कैप प्लस M आर j कैप प्लस N आर k कैप, r कॉमन आके यहाँ डिवाइड कर दिया तो एकांक वेक्टर r की दिशा में L i कैप प्लस M j कैप प्लस N k कैप। तो ये तीसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि यदि किसी सदिश की दिक् कोसाइन L M N हो तो उस सदिश की दिशा में एकांक सदिश L i कैप प्लस M j कैप प्लस N k कैप होती है। तो इतना हम लोगों ने जो है दिक् कोसाइन के बारे में देख लिया। 2 पॉइंट हम लोगों ने केवल देखा है कि अगर दिक् कोसाइन की डिफिनीशन क्या होती है, दिक् कोसाइन होता क्या है। तो दिक् कोसाइन क्या होता है, एक्स वाई जेड अक्षों के साथ जो कोण बना होता है उसे के कॉस का जो मान होता है वही दिक् कोसाइन होता है। अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आपके दिक् कोसाइन कहलाते हैं। इसको L M N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पॉइंट P का निर्देशांक x y z हो और ये डिस्टेंस r हो तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होती है x y r, कॉस बीटा की वैल्यू होती है y बाई r और कॉस गामा की वैल्यू होती है z बाई r। और एक पॉइंट ये हम लोगों ने देखा कि इनका स्क्वायर करके जोड़ दें L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। और r की दिशा में एकांक वेक्टर आपको लिखना हो तो डायरेक्शन कोसाइन के पदों में लिख सकते हैं L i कैप प्लस M j कैप प्लस N k कैप। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा। ये हो गया हमारा एक ये और ये कॉस ए इसकी वैल्यू 3 पॉइंट।